हेलो बच्चों। आई होप आप लोग ठीक होंगे। हम लोग CBSE 2024 इसका जितना भी पेपर है, कोई भी कोड हो, बहुत सारे कोड होते हैं, ये ऑलरेडी नो। तो सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे, थ्योरेटिकल फॉर्म में कवर करेंगे। मतलब पहले आपको थोड़ा रिवाइज कराएंगे, फिर उसकी बेसिस पर क्वेश्चंस करने हैं। चाहे तो आप स्वयं कर लेना और मैं सॉल्व भी कराऊंगा, चाहे आप केवल सोल्यूशन देख लेना। बेटर विल बी कि साथ साथ करिएगा, कुछ आप कुछ हम मिलजुल के। तो शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें से ही है। सबसे पहला हेडिंग होता है बेसिक्स ऑफ चार्ज, उसी में से ये क्वेश्चन है। बेसिक्स ऑफ चार्ज में बहुत सारी बातें होती हैं। यहाँ पर जो जानना है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके बारे में स्टेटमेंट याद करना होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन एक कीवर्ड जोड़ना जरूरी होता है, इट इज़ वैलिड फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वहीं से इस क्वेश्चन को लिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बोला गया है कि टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल B1 एंड B2, दो बॉल हैं आपके पास, ये पहली वाली और ये दूसरी वाली। ये B1 हो गई और ये B2 हो गई। इन पर चार्ज की वैल्यू बता दी है 7 पिको कूलम, एंड दूसरे पर जो है प्लस में है 4 पिको कूलम। फिर इसके बाद में एक और बॉल आगे कहा है दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ थर्ड, तीसरा एक और बॉल है, ये तीसरी वाली बॉल हो गई। ये न्यूट्रल नहीं है, इसमें भी चार्ज है। B3 जो है इसमें भी चार्ज है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना है इसमें। मान लेते हैं x पिको कूलम इसमें चार्ज का वैल्यू है। और फिर क्या किया, इन तीनों को कांटेक्ट में ले आए, दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ थर्ड। तो ये तीनों जब आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगी तो होगा क्या, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, चार्ज चूंकि कंजर्व होता है तो टोटल चार्ज स्टिल रिमेन सेम। तो टोटल चार्ज अभी कितना है ये तो देख लो। टोटल चार्ज अभी यहाँ पर -7, देन इसके बाद में +4, देन इसके बाद में x, ये टोटल चार्ज है बिफोर यू कैन से रिडिस्ट्रीब्यूशन। रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद होगा क्या, सिंस ये जो बॉल हैं वो आइडेंटिकल हैं, ये जो बॉल हैं ये आइडेंटिकल हैं, तो सब में चार्ज की वैल्यू बराबर बराबर हो जाएगी। मान लेते हैं सपोज y एंड y, ठीक है। इस y की वैल्यू उन्होंने बताई है, ये देखिए लिखा हुआ फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल -2, मतलब यहाँ पर y मत लिखिए, फिर रहने दीजिए। -2 एंड -2, सब में ही चार्ज की वैल्यू -2 हो गई है। तो टोटल चार्ज अब कितना है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद टोटल चार्ज -2 ये -6 हो गया, ठीक। तो टोटल चार्ज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विल नॉट चेंज। सो ये आपका इधर हो जाएगा -3 + x = -6। यहाँ से x निकाल लीजिए, -6 और +3, ये -3 आ जाएगा। तो आंसर आ गया है -3 पिको कूलम। इसमें एक रिमार्क भी है, ये अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन वहाँ पर ऐसा भी रिक्वायर्ड होता है कि ये जो दो बॉल हैं इनको पहले आपस में आपने कांटेक्ट कराया, ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरी वाली बॉल से कांटेक्ट कराया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तीनों अपने एक साथ कांटेक्ट में ले आए टुगेदर। और कंपटीशन में क्या होता है कि 1 बाय 1 एक एक करके बॉल कांटेक्ट में लाया जाता है। पहली को दूसरी से कांटेक्ट में ले आए, फिर इसके बाद में जो पहली पे कुछ चार्ज है उसको तीसरी से कांटेक्ट में ले आए, तो तीसरी के साथ उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्वेश्चन आपको अभी यहाँ करना नहीं है, कोई होमवर्क नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि ऐसा भी एग्जिस्ट करता है। तो हो सकता है कभी बोर्ड में भी आपको ऐसा दिखाई दे कि इकट्ठा बॉल को कांटेक्ट में ना ले आए, पहले कहें कि पहली वाली बॉल है उसको दूसरी के साथ में कांटेक्ट में ले आए, फिर तीसरी के साथ में कांटेक्ट में ले आए, और फाइनल चार्ज -2 था। बताओ इसमें उतना कितना चार्ज होगा। मैनी अदर थिंग्स, थीम यहाँ पर आपको मैंने बताई है, क्वेश्चन कोई आपको मैंने यहाँ पर होमवर्क के लिए नहीं दिया है। चलिए, तो अगला प्रश्न, अगला हेडिंग आपको पता ही होगा क्या होता है।
जैसा कि आपने पहले ही सब पढ़ रखा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा होगा, थोड़ा बहुत क्या काफ़ी कुछ पढ़ रखा होगा, नहीं तो फिर ये समझ में आ नहीं रहा होगा। कूलम्स लॉ होता है अगला हेडिंग। इस चैप्टर में सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, फिर कूलम्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। मोस्टली यही पैटर्न दुनिया फॉलो कर रही होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ की। पहले आपको थोड़ी थ्योरी सी रिवाइज करा दूँ, फिर उस पर ये क्वेश्चन ले लिया जाएगा। यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या देखा कि दो अगर हम बॉल लें छोटी छोटी, इन पे चार्ज अगर Q1 Q2 है, तो उन्होंने देखा क्या कि ये एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं, डिपेंड करता है चार्ज हैं कैसे। अगर दोनों चार्ज लाइक हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो रिपेल करेंगे, और एक प्लस अगर एक माइनस है तो अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पर चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। दोनों को कंबाइन किया जाता है तो ये आता है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और फिर प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे आता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये एक रफ यू कैन से स्टोरी है रिगार्डिंग कूलम्स लॉ। ठीक, अब यहाँ पर आप नोटिस करिए इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्या ये वैलिड है, क्या यहाँ पे हो रहा है, क्या होता है ये। मतलब कभी अगर कोई क्वांटिटी R स्क्वायर नहीं 1/R स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जैसा कि यहाँ पे फोर्स ये है, तो कहा जाएगा कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है या ओबे कर रहा है। तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एंड एक और फोर्स होता है 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इस बात को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, जबकि दिख तो बच्चे को भी रहा है दूर से कि भाई Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, तो इतना इसको वजन क्यों देते हैं। इतना वजन इसलिए देते हैं कि और भी फोर्सेस होते हैं फंडामेंटल फोर्सेस में, एक और फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होता है, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। इनफैक्ट उसके लिए कोई एक्सप्रेशन डायरेक्टली होता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये वजन इसलिए दिया गया है कि आप कहीं ये ना मान बैठें कि जितने भी फंडामेंटल फोर्स होते हैं सारे के सारे इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। दिस इज नॉट ओके। ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। और ये जो क्वेश्चन यहाँ पर हैं, दो क्वेश्चन हैं, ये इसी बात को स्ट्रेंथ करते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ यहाँ पर फॉलो हो रहा है और ग्राफ कैसा होगा। तो पहले थ्योरी और कंटिन्यू करते हैं कि सपोज करिए हम यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं ग्राफ बनाने में, किसके और किसके बीच में, F और 1/R स्क्वायर के बीच में। फोर्स विल बी ऑन y एक्सेस एंड 1/R स्क्वायर ऑन x एक्सेस। क्यों ऐसा इंटरेस्ट है? ऐसा इंटरेस्ट ये है कि हमें जानना है कि ये जो फोर्स है ये 1/R स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट से 1/R स्क्वायर की बार बार अलग अलग वैल्यूज़ लेंगे और हर एक अलग अलग वैल्यू ऑफ 1/R स्क्वायर पे F निकालेंगे और एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, जो अगर इनके और इनके बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि जो ये फोर्स है ये 1/R स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए F और 1/R स्क्वायर के बीच में ग्राफ देखिए स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन वेरिएशन बिटवीन F एंड 1/R स्क्वायर इंश्योरिंग दैट जो फोर्स है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो फॉर एवरी स्ट्रेट लाइन वी हैव अ इम्पोर्टेंट पैरामीटर दैट इज स्लोप ऑफ दैट। तो यहाँ पर स्लोप कितना होगा, इसके लिए F की जगह आप y लिख लो और यहाँ पर K Q1 Q2 अलग लिखो और 1/R स्क्वायर को अलग लिखो। 1/R स्क्वायर को आप लिख लो, क्या कहते हैं, x लिख लो। ठीक, तो ये हो गया y इक्वल टू K Q1 Q2 इंटू x। अब स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको तो पता ही होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पर जो ये K Q1 Q2 x है, इसके आगे प्लस 0 आप एज्यूम कर सकते हो। तो समझ में आ गया आपको कि यहाँ से c कितना होगा, c की वैल्यू 0 हो जाएगी। और स्लोप कितना होगा, स्लोप भी आपको समझ में आ गया होगा, ये K Q1 Q2 के बराबर होगा। ठीक, स्लोप c 0 होना ये बता रहा है कि जो ग्राफ होगा विल पास थ्रू स्ट्रेट लाइन,
यहाँ पे देखिए जितने भी ग्राफ बने हुए हैं सब स्ट्रेट लाइन से पास हो रहे हैं, ठीक है, सॉरी सब ओरिजिन से पास हो रहे हैं। C0 होने का मतलब ग्राफ विल पास थ्रू ओरिजिन, राइट। अब यहाँ पर स्लोप पर हम फोकस करेंगे। स्लोप जो अगर f और 1/r² के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो बराबर हो जाएगा किसके, k Q1 Q2 के, ठीक है। और अब हमें ये बताओ ये स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। m जो स्लोप है वो आप कह रहे हो k Q1 Q2 के बराबर है, मैं पूछ रहा हूँ ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्वाइट इजी, जो अगर लाइक चार्जेस होंगे मतलब दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो जो m होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, और जो अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो m नेगेटिव होगा। दरअसल स्लोप का सिग्निफिकेंस क्या है, स्लोप का सिग्निफिकेंस ये है कि वो फोर्स के बारे में इनडायरेक्टली बता रहा है कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होगा, मतलब रिपल्सिव फोर्स, एंड जो अगर स्लोप नेगेटिव है, एक कोई चार्ज नेगेटिव है, इन दैट केस जो आपका फोर्स होगा वो नेगेटिव होगा और ये अनलाइक चार्ज की सिचुएशन में होगा। अब हम इस परिस्थिति में हैं कि क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं अपने आप, मतलब आप कर सकते हैं चाहें तो। बाकी मैं फिर भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर देता हूँ कि पहला क्वेश्चन ये है कि ग्राफ बनाया है f और 1/r² के बीच में, और 2 बार ये ग्राफ बनाया है। एक बार जब बनाया है तो आपके पास में जो 2 चार्जेस थे, पेयर जो था Q1 और Q2 का था, और दोबारा जब ग्राफ बनाया तो जो पेयर था वो Q2 और Q3 का था। तो एक बार स्लोप ऐसा आया, एक बार ऐसा आया। ये ऐसा आने का मतलब क्या है कि ये चार्जेस आपके लाइक चार्जेस हैं, और ऐसा आने का मतलब क्या है, अनलाइक चार्जेस हैं। रीजन बीइंग स्लोप हियर इज पॉजिटिव, स्लोप हियर इज नेगेटिव, इट प्रूविंग दैट कि Q1 Q2 ये लाइक चार्जेस होंगे और Q2 Q3 ये अनलाइक चार्जेस होंगे, ठीक है। बाकी वैल्यू एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो इस इक्वेशन से निकाली जाएगी। कैसे निकलेगी, यहाँ पर एंगल 30 है तो एंगल जितना होता है उसका tan थीटा निकालते हैं, tan 30, ये आपका k Q1 Q2 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे एंगल 60 है तो tan, ये 60 नहीं है, एंगल -60 है, स्लोप नेगेटिव है, एंगल जो नीचे की तरफ को होता है ना वो नेगेटिव लेते हैं, तो ये आ जाएगा k। पेयर इस बार Q1 Q2 का नहीं है, Q2 Q3 का है, तो ये हो जाएगा Q2 Q3। और प्रश्न में Q1/Q3 पूछा है, Q1/Q3 पूछा है तो आप यहाँ पर क्या करें, सोचिए, डिवाइड कर दीजिए। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो कॉमन फैक्टर Q2 दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा, K दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा। tan 30 एंड डिवाइडेड बाई tan 60, माइनस एक अलग कर लिया मैंने, इसके बाद में Q1 एंड डिवाइडेड बाई Q3 आ जाएगा, ठीक। वैल्यू पुट कर लीजिए, tan 30 ये हो जाएगा आपका 1/√3, और tan 60 ये होता है √3, तो यहाँ पर ये -1/3 आएगा। ये आंसर ज़्यादा सही है, बट हमें ओनली मैग्नीट्यूड से कंसर्न रखना है। सो यहाँ पर देख लो आंसर, कोई ऑप्शन -1/3 है भी नहीं, सारे आंसर प्लस में हैं, इसका मतलब हमें केवल मैग्नीट्यूड पे फोकस करना है। तो फिर यहाँ पर जो सही बनेगा जा करके दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज़ दैट इज़ 1/3। इसके बाद ये जो अगला प्रश्न है मैं चाहूँगा इसे आप खुद से करें, नहीं होता है तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, इसको भी कवर कर लेंगे, बट मुझे लग रहा है 99% हो जाएगा। थोड़ा सा आप क्वेश्चन रीड करके अच्छे से शांति से करेंगे तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला जो हेडिंग होता है कूलॉम्स लॉ के बाद वो होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये क्या होता है, होता ये है कि जैसे कोई एक चार्ज है, ठीक है, और इसे हमने Q1 कहा, एक और चार्ज है इसे हमने Q2 कहा, तो Q1 Q2 के बीच में फोर्स लगेगा, यही आपने अभी ऊपर सीखा है, उसका वैल्यू निकाला है। सारे हम यहाँ पे अनलेस ना बताया जाए तो पॉजिटिव ही मान के चलते हैं। तो Q2 को हमने क्या किया, रिपल कराया, Q2 रिपल हो रहा है। कौन रिपल कर रहा है, Q1 इज रिपलिंग Q2, तो मतलब Q1 जो है Q2 पर पॉजिटिव x डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और चार्ज इमेजिन करते हैं, ये हमने Q3 मान लिया, ठीक है। तो Q3 और Q1 और Q2 सब मिला ले तो यहाँ पर तो बहुत सारे पेयर बन गए ना, 3 पेयर बनेंगे। अगर 3 चार्ज हैं तो 3 पेयर बन जाएंगे, एक Q1 Q2 का, और एक Q2 Q3 का, और एक Q3 Q1 का। तो इस प्रकार के जब सिचुएशन आ रहे हो कि आपके पास 2 से ज़्यादा चार्ज हो
तो आपको पेयर देख लेना होता है कितने बन रहे हैं। ये आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने में भी हेल्प करेगा, जो कि अगले चैप्टर का पार्ट है। बाकी आपको यहाँ पेयर समझ में आ गए, 3 बन रहे हैं। बता देते हैं, इसकी ट्रिक भी जानना होगा आपको कि 3 इंटू एक कम कर लो 3 में से। अगर 3 चार्ज है तो एक कम कर लो, तो 3 लिखो और एक कम कर लो तो 2 आ जाएगा, एंड डिवाइड बाई 2, तो ये आपके नंबर ऑफ पेयर्स आ जाएंगे। जैसे 4 तो चार्ज हो तो 4 लिखना, मल्टीप्लाइड बाई एक कम करके मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड बाई 2 कर देना, 6 पेयर आ जाएंगे। 5 अगर हो तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2। इस तरह से नंबर ऑफ पेयर निकाले जा सकते हैं। यहाँ पर 3 ही चार्ज हम मान के चलेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं बनानी है हमें कहानी को। तो अब यहाँ पर ये जो पेयर हैं, इस मतलब इतने प्रकार के यहाँ पे इंटरेक्शन पॉसिबल हैं, Q1 Q2 के बीच में, Q2 Q3 के बीच में, Q1 Q3 के बीच में। फिर हमें ये देखना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालते वक्त तो सारे ही कंसीडर करने पड़ेंगे, लेकिन अगर हमें फोर्स निकालना है तो फोर्स हमें जब निकालना होता है तो पहला प्रश्न ये उठता है कि फोर्स हमें निकालना कौन वाले चार्ज में, उसको ही टेस्ट चार्ज बोलते हैं। टेस्ट चार्ज के बारे में लंबी चौड़ी जो कहानी होती है वो सब गलत नहीं है, लेकिन जो मेन आपको समझना है, सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कि जिसकी वजह से फोर्स लगता है, जो फोर्स लगाता है, फोर्स मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ 11th में मैकेनिक्स के दरमियान, जब आप कंफ्यूज हो रहे हो, वो चाहे वर्क पावर एनर्जी चल रहा हो, चाहे लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारी बॉडीज़ हो, समझ ना आ रहा हो कौन किस पे फोर्स लगा रहा है, कैसे क्या जा रहा है, तो अपने आप से आप खुद ही 2 प्रश्न करें। क्या कि ये जो फोर्स है ना भाई, ये जो फ्रिक्शन है, जैसे सपोज करो ये कौन लगा रहा है और किस पे लग रहा है। फोर्स के बारे में ऑलवेज 2 क्वेश्चंस कैन बी क्रिएटेड, कौन लगा रहा है और किस पे लग रहा है। तो जिस पे फोर्स लग रहा होगा उसे टेस्ट चार्ज माना जाएगा, और जो लगा रहे होंगे उसे सोर्स चार्ज माना जाएगा। तो टेस्ट चार्ज एग्जामिनर आपको बताएगा, हिंट करेगा कहीं ना कहीं। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, सपोज करिए Q2 इज टेस्ट चार्ज, मतलब इस पे फोर्स लगेगा तो लगाएगा कौन, बाकी दूसरे। Q1 लगाएगा, Q3 लगाएगा, तो Q1 Q2 पे कैसे लगाएगा, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। Q3 Q2 पे कैसे लगाएगा, ये आपका Q2 को रिपल करेगा, ये आपका Q2 को रिपल करेगा। अब Q2 पे 2 फोर्स लग रहे हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी चार्जेस पर जो लगने वाला फोर्स है, किसी चार्ज पे जो लगने वाला नेट फोर्स है, इसके अराउंड जो सोर्स चार्जेस हैं, वो जो फोर्सेस लगा रहे हैं उनके वेक्टर सम के बराबर होता है। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि ये 3 न्यूटन है मान लो और ये 4 न्यूटन है तो इस पर अब टोटल 7 न्यूटन आएगा, नो। यहाँ पर आपको अगर आइडिया हो तो 3 और 4 मिला के 5 हो जाएगा, 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और ये Q2 जो है इधर जिधर फोर्स लग रहा है उधर को ही चला जाएगा। यहाँ पर Q2 की जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो ऐसे होगी। ये मैंने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ब्रीफ किया। नाउ इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए अब हमें इस क्वेश्चन को करना है। पहले मैं आपको क्वेश्चन ब्रीफ कर दूं। यहाँ पे 3 चार्ज हैं, X, Y और Z, सारे एक जैसे नहीं हैं, मैग्नीट्यूड सबका बराबर है, लेकिन प्लस माइनस का अंतर है। X पर यहाँ प्लस Q लिखें आप, Y पर माइनस Q लिखें आप, और Z पर प्लस Q लिखें आप, ठीक। और अब यहाँ पर आगे सोर्स और टेस्ट चार्ज के बारे में हिंट करी है कि मतलब ये देखना है कि किस पे फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है। आगे आपने रीड करना है क्या कि द स्फीयर Y एंड Z हेल्ड इन अ प्लेस, Y एंड Z ये एक जगह पे फिक्स हैं। जिनको फिक्स कर दिया जाता है अमूमन वो आपके सोर्स चार्जेस होते हैं, क्योंकि वो जो फोर्स वगैरह कहीं से इस पे लगेगा भी तो भी वो कहीं जाएगा नहीं, वो फिक्स है। मूविंग चार्ज जो होता है वो टेस्ट चार्ज होता है। यहाँ पर कहा गया है इनिशियली एक्स इज ऑल्सो हेल्ड, शुरुआत में एक्स को भी किसी ने पकड़ के रखा है, लेकिन फिर उसको छोड़ दिया, उसने रिलीज कर दिया वहीं, अदरवाइज कहा है फ्री टू मूव। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, यहाँ से शब्दों को ध्यान दीजिए, इस पे जो फोर्स लगेगा मतलब ये आपका टेस्ट चार्ज है, दीज आर दी सोर्स चार्जेस। ये फोर्स लगाएंगे एक्स पे और उसकी ही वजह से ये कहीं जाएगा जो अगर फ्री टू मूव होगा। और कहा है प्रश्न में शुरुआत में पकड़ के रखा बट बाद में फ्री टू मूव है, तो फिर किधर जाएगा ये इधर को जाएगा, इधर को जाएगा, इधर को जाएगा, इधर को, यही बताना है। पॉसिबल ट्रेजेक्ट्री आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पर अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लगा तो ये कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अगर लगा तो जिधर लगेगा उधर जाएगा। तो यहाँ पर एक्स पर फोर्स कौन लगाएगा,
ये जो y पर है और जो z पर है ये फोर्सेस लगाएंगे। और ऐसा नहीं है कि x y और z पर फोर्स नहीं लगाएगा, x भी काउंटर करेगा, y और z पे फोर्स लगाएगा। लेकिन y और z सपोज करिए पिन है अपनी जगह पे, पॉइंटेड हैं, वो कहीं नहीं जा सकते, हेल्ड फिक्स क्वेश्चन में लिखा है। तो बस हमें अब बॉदर करना है, चिंता करनी है ओनली द मोशन ऑफ x, y एंड z विल नॉट मूव। तो x पर किधर फोर्स लगेगा हमें ये जानना होगा, तो पता चलेगा कि x किधर जाएगा। तो y पर चार्ज जो है वो नेगेटिव है और x पे चार्ज पॉजिटिव है, सो प्लस माइनस अनलाइक चार्जेस दे विल अट्रैक्ट। ये देखिए अट्रैक्ट कर रहा है मामला, ये आपका x जो है y के द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट द फोर्स दैट विल अप्लाइड बाय z ऑन x। सारे फोर्सेस लगने x पे ही हैं, या तो y लगाएगा या तो z लगाएगा या दोनों लगाएंगे। सुपरपोजिशन का मतलब ही यही है कि x का जो फोर्स होगा वो भी ले लो, सॉरी y का जो फोर्स होगा वो भी ले लो, z का जो फोर्स होगा वो भी ले लो और फिर दोनों को कंबाइन कर दो। तो यहाँ पर जो z है वो x को कैसे फोर्स करेगा, देखो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस होने की वजह से ये रिपल करेंगे। यहाँ पर कहानी ऐसी हो गई, ठीक है। हल्की फुल्की सिमेट्री का आपको आइडिया होगा, नहीं तो कंपोनेंट करिए आपको आइडिया हो जाएगा। ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, कंपोनेंट वगैरह रहने दीजिए, अननेसेसरी पैनिकनेस आएगी। ये दोनों जो फोर्स हैं इनका जो नेट होगा, अब ये जानना पड़ेगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही तो कहता है कि नेट फोर्स जो लगेगा इस पे, वो ये जो अलग अलग फोर्सेस आप बनाए हो, अलग अलग चार्जेस के जैसे फोर्सेस बनाए हो, उनका वेक्टर सम होगा। तो यहाँ पर इस वेक्टर को और यहाँ पर इस वेक्टर को, दोनों को आप कंसीडर करें और जोड़ दें। तो यहाँ पर जोड़ने के लिए हम लॉ पैरेललोग्राम का हेल्प ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं ये आपको आता होगा। नहीं आता होगा तो फिर आप 12वीं क्लास में फेल हो सकते हैं, पर ये ज़रूर आपको आना चाहिए। तो सॉरी मैंने अभी जो बोला उसके लिए माफ़ करिएगा, ना आता हो तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ये नेट आ जाएगा, ये इधर चला गया आपका, इधर चला गया ए की तरफ। इट लुक्स लाइक कि फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन ए ये, लेकिन ये गलत है। दरअसल है क्या कि फोर्स इस पार्टिकल पे नो डाउट इधर लग रहा है, ये जाएगा भी इधर, सब कुछ सही है, लेकिन इधर ही इस पर ऑलवेज लगता नहीं रहेगा, ऑलवेज लगता नहीं रहेगा। जैसे कि अगर ऐसी होती कभी सिचुएशन कि जैसे मान लो ये आपका सपोज करो इधर को प्लस है, ये एक प्लेट मैंने एज्यूम करी, इस पे पॉजिटिव चार्ज माना, इस पे नेगेटिव चार्ज माना और यहाँ पर आपने एक प्लस रख दिया, तब ये इधर को ही जाता रहेगा क्योंकि इस पर ऑलवेज फोर्स इधर को ही लगता रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो चार्जेस हैं, दीज आर नॉट दी सीट्स, दीज आर नॉट दी प्लेट्स, दीज आर दी पॉइंट चार्जेस। देखना पड़ेगा कि जब ये चार्ज थोड़ा आगे पहुँच जाएगा तो क्या यही स्टोरी रहेगी, इधर ही फोर्स लगता रहेगा या कुछ बदल जाएगा, ये हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, दोबारा से पिक्चर क्रिएट करेंगे, बस चार्ज को अपनी जगह से थोड़ा सा राइट साइड में एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर कहीं पर मैंने चार्ज को एज्यूम किया, ठीक है। अब आप बताइए यहाँ पर ये जो x है, ये जो आपका x है ये किधर जाएगा, ये आपका जो चार्ज है दिस वन, इसकी वजह से ये क्या करेगा, रिपल होगा, तो ये इधर को जाएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इधर बनाना था न्यू पोजीशन x की, उसको x डैश लिख लीजिए। x अब x डैश पे आ गया है और मुझे देखना है कि ये जो x डैश है क्या इस पे अभी भी फोर्स उधर को ही लग रहा है जिधर को पहले लग रहा था। अगर ऐसा हो गया तो फाइनल आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं तो फिर बदल जाएगा। यहाँ पर अब इस जगह पर y के द्वारा लगने वाले फोर्सेस की आप चर्चा करें तो ये ऐसे होगा। ये मैंने एक गड़बड़ करी है कि यह सही किया है, इस पर आप विचार करें। मैंने नो डाउट x डैश को अट्रैक्ट करवाया है y से, ठीक बात है। मैंने z और x डैश के बीच में रिपल्सन बनाया है, ठीक बात है। लेकिन ये दोनों जो एरो बनाए हैं,
इक्वल लेंथ के नहीं बनाए हैं। मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ, कैन यू डिकोड दैट? दरअसल जो फोर्स होता है वो आर स्क्वायर 1/r² पे डिपेंड करता है। यहाँ जो चार्ज है ना एक्स डैश, जब अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो वाई और जेड की जो दूरियां हैं ये बराबर नहीं है। एज लॉन्ग एज एक्स इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड, वाई एंड जेड फ्रॉम बोथ साइड इक्वल अमाउंट ऑफ द फोर्स इन मैग्नीट्यूड विल बी क्रिएटेड। बट जब एक्स डैश पे आ गया तो जो एक्स डैश है अब वो वाई के करीब हो गया, लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स ये एक्सीड होगा और रिपल्सिव फोर्स वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अब जो नेट आएगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से फिर से आप इमेजिन करिए, क्या वो ऐसा ही होगा? आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये जो नेट फोर्स आएगा नाउ इट विल बी इन दिस वे, ये आपका माइनस एक्स एक्सेस के अलॉन्ग नहीं होगा, ये थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगा। इसीलिए जो ट्रेजेक्ट्री होगी ये ट्रेजेक्ट्री ऐसी नहीं होगी, अलॉन्ग द ए नहीं होगी। आप समझ गए होंगे किस प्रकार की ट्रेजेक्ट्री होगी। लेट मी क्लियर सम स्पेस। एक्स यहाँ पर था, इस पर फोर्स इधर को लगा, फिर एक्स डैश पे आया, इस पे फोर्स नीचे को लगा, तो ये इधर को ही नहीं जाता रहेगा, ये नीचे को आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल ट्रेजेक्ट्री होगी दैट विल नॉट बी ऑप्शन ए, इट विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हियर विल बी करेक्ट। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ जैसे आप जानते हो कि अगली हेडिंग रहती है, क्या रहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। बड़ा लंबा सा मैंने कहानी को लिख दिया है, आसानी से समझ में आती नहीं बात, लेकिन समझना पड़ेगा। फिर बाद में इसको हम छोटा सा एक कोट कर देंगे, मतलब इसको आप नेक्स्ट टाइम शॉर्ट में जब बोलोगे तो ऐसा बोलोगे, क्या बोलोगे? ई या फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। जल्दबाजी में आप इतना कह सकते हैं, या यू कैन से कि अंडरस्टूड होता है कि जब आपके एग्ज़ाम में ये लिखा हो तो उसका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली, मतलब बहुत लंबा कोई वायर है, और स्ट्रेट सीधा है, मतलब सर्कुलर नहीं आप एज्यूम कर सकते हो, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है। ये सब बताना क्यों पड़ रहा है? इससे ये भी एक मैसेज मिल रहा है, मैसेज आपके दिमाग में एंटर हो रहा है कि नेक्स्ट इन फ्यूचर हो सकता है ऐसा हो कि वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग ना वो फाइनाइटली लॉन्ग हो सकता है वायर स्ट्रेट ना हो सकता है सर्कुलर और हो सकता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली ना नॉन यूनिफॉर्मली हो। तो ऐसी भी सिचुएशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं, बट दे विल नॉट इन बोर्ड एग्जामिनेशन, दे विल बी इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में अंडरस्टूड होता है कि अगर लिखा है क्या कि इनफाइनाइट वायर की वजह से फील्ड निकालो, तो इनफाइनाइट वायर मतलब इनफाइनाइटली, इनफैक्ट कभी कभी वायर लिखा होता है तो भी उसका मतलब होता है इनफाइनाइट वायर, और सीधा स्ट्रेट मान के चलते हैं, अंडरस्टूड है, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म मान के चलते हैं, ये अंडरस्टूड है। अब डायग्राम के थ्रू बात कर लेते हैं। ये मैंने एक वायर बनाया, ये ए से शुरू हुआ है, बी पे ख़त्म हुआ है, और मैंने इस पे प्लस प्लस बनाए। जानबूझ करके मैं बिटवीन टू पॉजिटिव जो सेपरेशन रख रहा हूँ वो इक्वल रख रहा हूँ, ताकि ये क्लियर हो जाए कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली है। ठीक है, अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये जो वायर है ये फाइनाइट लेंथ का है, लेकिन प्रश्न में लिखा है इनफाइनाइट। दरअसल फाइनाइट इनफाइनाइट ये तरह की चीज़ें रिलेटिव हैं। इनफाइनाइट वर्ड चीज़ होता ही नहीं है कुछ। इनफाइनाइट इट इज़ अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज कर लीजिए प्रश्न में किसी ने कहा कि ये आपका जो वायर है वो 2 मीटर का है, और इससे आप 2 मिलीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट लीजिए पी, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो वायर इनफाइनाइट ले लिया जाएगा। क्यों? आप देख लो कि जो वायर की लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे फील्ड आप निकाल रहे हो की तुलना में 1000 गुना है, कभी कभी 10 या 100 गुना होता है, तब भी इनफाइनाइट ले लिया जाता है। तो आप इसको ऐसे डॉटेड डॉटेड करके बना सकते हैं, बुक में बना भी होता है, लेकिन इनफाइनाइट कुछ नहीं होता है। ये जो वायर है नीचे कहीं ना कहीं तो टर्मिनेट होगा,
ऊपर कहीं ना कहीं तो टर्मिनेट होगा, लेकिन ऊपर का टर्मिनेशन और नीचे का टर्मिनेशन कुछ ऐसा है कि जो टोटल लेंथ है ये मच मोर कंपेयर टू दिस, दैट सिचुएशन वायर विल बी टेकन इनफाइनाइट। मैंने आपको इनफाइनाइट वायर के जो कंस्ट्रेंट हैं वो बताए, और यहाँ पर जो फील्ड का फॉर्मूला होता है अब आपको ये याद रखना है। हालांकि इसका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है, गॉस लॉ की हेल्प से प्रूफ भी होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? E इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर होती है फील्ड? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज फील्ड होती है रिपल्सिव। ये आपका जो P पॉइंट पर फील्ड है, ये P पॉइंट पर जो फील्ड है ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्सिव है। जैसे कि अगर P पॉइंट पर आपको एक चार्ज एज्यूम कर लें मेंटली, तो उस पर जो फोर्स लगेगा विल बी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस, सो फील्ड विल बी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस। बट अगर आप फोर्स ही निकालना चाहते हैं, तो फोर्स क्या होता है? बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज में बात नहीं कर रहा हूँ, बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज तो फोर्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। सब कुछ इसी फार्मूले से इतनी आसानी से हो जाता तो फिर ये चैप्टर 2-3 लाइन में ही ख़त्म हो जाता। आसानी से ख़त्म नहीं होता है, इसीलिए कहा गया कि भविष्य में जब आपको फोर्स निकालना होगा तो ऐसा नहीं करेंगे कि पहले फोर्स निकालेंगे, पहले फील्ड निकालेंगे। फील्ड होगा Q1 बाई आर स्क्वायर, और अब फोर्स निकालेंगे वो होगा Q2 मल्टीप्लाइड बाई E। फील्ड निकाल करके फोर्स को निकालना आसान होता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में, इसलिए इस मैकेनिज्म को दिया गया। यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड है, और इस जिस चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है, थोड़ा मैं और डिटेल में बता दूं, मुझे लग रहा है मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर हमने एक फील्ड एज्यूम कर ली, और इसके बाद में इस फील्ड पे कोई एक चार्ज मैंने इमेजिन किया, सपोज करिए Q, ठीक है। तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू E के बराबर होगा, और इस जगह पे फील्ड कितनी होगी ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे अवेलेबल क्या है। यहाँ पर एक सीट है, या यहाँ पे एक लाइन चार्ज है, या यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, अकॉर्डिंगली कहानी बदल जाएगी। यहाँ पर अगर आपका सीट है तो फील्ड की वैल्यू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, और अगर यहाँ पर लाइन चार्ज है तो मैंने ऊपर बता ही दिया 2k लैम्डा बाई आर हो जाएगी, और अगर पॉइंट चार्ज है तो KQ बाई आर स्क्वायर हो जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सोर्स आपको पहले यहाँ पे निकालना है फील्ड, E की वैल्यू निकालनी है, और फिर जो चार्ज यहाँ एज्यूम किए हो उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा। मैकेनिज्म क्लियर हुई? बिटवीन टू सिस्टम्स हाउ टू कैलकुलेट फोर्स, फॉर दैट सोर्स चार्जेस की वजह से फील्ड निकालना है, और फिर फील्ड की वजह से फोर्स निकालना है। यहाँ पर वही है पूरी कहानी। अब आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो शायद आपसे ही हो जाएगा। कह रहे हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसमें चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और ये वाई एक्सेस में रखा है। दूसरा डायग्राम बना देते हैं, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, और वाई एक्सेस को आप वाई डैश भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी वाई डैश पर एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर रखा हुआ है। सारा कुछ अंडरस्टूड है, ना भी लिखे होते तो यही मानेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और ये लैम्डा गिवन है। लैम्डा क्या है? चार्ज नहीं है, लैम्डा का वैल्यू टोटल चार्ज नहीं है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। नाउ इसके बाद में कह रहे हैं कि कूलम फोर्स बताओ कितना होगा एक पॉइंट चार्ज पे जो कहाँ रखा है, एट अ पॉइंट P x,0 x,0 कैन यू गेस? इट विल नॉट बी ऑन वाई एक्सेस, x,0 ये x एक्सेस पे होगा। यहाँ पर कहीं पर आपको मानना होगा ये हो गया एक पॉइंट P, और इस पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है पॉइंट चार्ज Q, और हमें इस पर फोर्स निकालना है। मैंने क्या कहा? पहले आपको फील्ड निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको मानना होगा कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो भी यहाँ पर फील्ड है, और फिर यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज की प्रेजेंस आप एज्यूम करोगे तो उस पर फोर्स आ जाएगा। कितना होगा फील्ड? E इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर। आर की वैल्यू, के की वैल्यू सारी रखेंगे हम अभी, चलो अभी रख लेते हैं।
के की जगह 1/4πε0 और लैम्डा, लैम्डा के टर्म में ही आंसर आ रहा है, उसको पुट करने का नीड नहीं है, डिवाइडेड बाई आर। आर क्या है? जिस जगह पे फील्ड निकाल रहे हो उसकी इस वायर से डिस्टेंस, ये आपका स्मॉल आर के बराबर है, सॉरी एक्स के बराबर है। ये आपने आंसर नहीं निकाला है, ये तो फील्ड है। फोर्स कितना होगा? ये आपका Q मल्टीप्लाइड बाई E हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा देन Q डिवाइडेड बाई 2πε0। नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? डायरेक्शन विल बी रिपल्सिव, रीजन बीइंग यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, टू लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर, सो वी कैन से यू कैन से हियर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अभी मैंने एक बात बोल दी है, उस पर क्लेम कर सकता है कोई। मैंने बोला टू लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर, ये बात हल्की सी कम करेक्ट है, लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि इतना डिटेल में जाने की नीड है। दरअसल होता क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन का भी एक कंसेप्ट होता है, उसकी वजह से ऐसा संभव है कि दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। बट ये बात पर अगर आप ज़्यादा अभी सोचेंगे, दिमाग पर ओवर थिंकिंग लेंगे, तो फिर जो समझ में आ रही हैं चीज़ें सब सर के ऊपर से हो जाएंगी और ओल्ड बोर्ड में ये सब कुछ आता नहीं है। सो अवॉइड दैट। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट हेडिंग है, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, शॉर्ट में इस हेडिंग को क्या कहा जाएगा? फील्ड ड्यू टू रिंग। इतना भी बोलेगा अगर कोई तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि इसका कंप्लीट मीनिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसा ही चार्ज रखना है रिंग। तो यहाँ पर हम ऐसा मान सकते हैं कि पहले हमारे पास में एक बड़ा सा कोई वायर है, ठीक है, उसकी लेंथ सपोज करो L है और चार्ज उस पर Q है, और आपने चार्ज उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस प्लस इक्वली सेपरेटेड। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट वायर तो नहीं है क्या? रिंग है, ये रिंग हो गया। मतलब कैसे बनाया आपने इसको? क्या किया आपने? फोल्ड कर दिया, बेंट कर दिया, तो ये रिंग में कन्वर्ट हो गया। अभी कोई पूछ ले इस रिंग का डायमीटर कितना होगा या रेडियस कितना होगा, तो ये कैसे होगा कि ये जो आपका पूरा है ना सरकमफ्रेंस, यही तो वायर की लेंथ के बराबर होगा। दरअसल अगर नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ से एक आप कैंची लाओ और कट लगा दो। जब आप कट लगा दोगे तो ये जो आपका बन के आएगा, ऐसा बन के आएगा, ठीक है। ये कट लगाना है काइंड ऑफ इस तरह से, ठीक, ज़्यादा बड़ा कट हो गया। और अब आप इसको क्या कर दो, यहाँ से और यहाँ से सीधा कर दो, तो ये इसके जैसा हो जाएगा। तो सरकमफेरेंस जो है वही तो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रही है किसमें? लेंथ ऑफ द वायर में। तो L = 2πr, ये ज़रूरी बात है, आनी चाहिए। यहाँ रिक्वायर्ड नहीं इस क्वेश्चन में, बट बोर्ड के लिए काम की है। और इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर प्लस प्लस ऐसे ही रखो, यूनिफॉर्मली इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। और हमें निकालना है सेंटर पे फील्ड इस जगह पर, ठीक है। कंसेप्ट क्या होता है फील्ड निकालने का? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अभी मैंने ऊपर बताया, आप याद करिए कि जिस भी जगह पे फील्ड निकालना हो, जिस भी जगह पे फील्ड निकालना हो उस जगह पे आप एक चार्ज को एज्यूम कर लीजिए और उस चार्ज पे देख लीजिए कि फोर्स कितना लग रहा है। मान लो फोर्स लग रहा है F नेट के बराबर, एंड फिर डिवाइड कर देना Q से। जो चार्ज आपने यहाँ रखा था उस चार्ज पे आप नेट फोर्स निकालो और उसी चार्ज से डिवाइड कर दो, तो जो आएगा वो किसके बराबर होगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। ये होती है मैकेनिज्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की। यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे डायरेक्शन का। यहाँ पे जो क्वांटिटीज वेक्टर हैं इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब आप हमें ये बताओ, इस चार्ज को जो असली में यहाँ प्रेजेंट नहीं है, हमें इस जगह पे फील्ड निकालने के लिए इसे टेम्परेरीली एज्यूम करना पड़ेगा। इस पर फोर्स किसकी वजह से लगेगा? क्या इसके अराउंड कोई एक ही पॉइंट चार्ज है? नहीं, इसके अराउंड तो इस चार्ज का पूरा जकीरा है, छोटा छोटा बहुत सारा चार्ज है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो सारे लोग लगाएंगे। ये वाला प्लस इस Q को क्या करेगा? रिपल करेगा। देखिए कर रहा है। ऐसे ही ये जो प्लस है कौन सा? ये वाला, ये भी कंसीडर कर लो
और ये वाला प्लस भी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। ठीक, यहाँ पर नाम लिख देते हैं ए बी और यहाँ पे सी, ऐसे सी, ये भी इस क्यू को रिपल करेगा। इसके बाद में डी, यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज माने ये भी इसको रिपल करेगा। तो ये जो स्टोरी है बन के आई है, आपको समझ आ गई होगी कि होने क्या वाला है। जो ए फोर्स लगाएगा जितना राइट को, सी उतना ही लगाएगा लेफ्ट को, इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसिल। ऐसे ही बी और डी इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसिल। तो यहाँ पर ये जितने भी छोटे छोटे चार्ज हैं, हर एक का काउंटर चार्ज अवेलेबल है। इस पूरे चार्ज को आप इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं कि चार्ज का काउंटर चार्ज दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा। सब चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ओवरऑल कोई फील्ड नहीं आएगी। नेट फील्ड, नेट फोर्स विल बी जीरो ऑन दिस चार्ज। राइट, तो आंसर इसका तो हो गया बी ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। नाउ वी हैव न्यू हेडिंग, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर। ठीक, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, इस हेडिंग को ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि कभी हॉलो कहते हैं, कभी हॉलो नहीं कहते हैं, कहते हैं सॉलिड, लेकिन मानना पड़ता है हमें हॉलो, मजबूरी होती है। बताते हैं पूरी बात। यहाँ पर सबसे पहले एक स्फीयर है। क्या है? स्फीयर। ये स्फीयर सॉलिड है। ये स्फीयर सॉलिड का मतलब ये है कि इसके अंदर भी मटेरियल अवेलेबल है, इसके अंदर भी मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन अंदर मास अवेलेबल है m, अंदर जीरो नहीं है, m है अंदर, नॉन जीरो है, लेकिन चार्ज अंदर जीरो है। q जो चार्ज आपने दिया है वो यहाँ इधर इधर यहाँ कहीं नहीं आपने पुट किया है। चार्ज जो प्लस बनाया जाएगा वो यहाँ कहीं अंदर नहीं बनाया जा रहा है। ये आपका प्लस प्लस ओनली ऑन दी सरफेस ऑफ स्फीयर, इवन इफ इट इज सॉलिड, again then still it will be treated as hollow। सॉलिड स्फीयर होने के बाद भी इसे हॉलो ले लिया जा रहा है, क्योंकि जो चार्ज है ये केवल इसकी सरफेस पे है, अंदर मास है, चार्ज है नहीं। तो उस मास का यहाँ पर क्या मीनिंग जिसमें चार्ज नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो मास की वजह से नहीं होती है, वो तो चार्ज की वजह से होती है। तो यहाँ जो अंदरूनी मास है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, स्फीयर को हॉलो माना जाएगा। और ये एग्जिस्ट रियलिटी में कब करता है? रियलिटी में इस तरह की कहानी एग्जिस्ट कब करती है? जैसे कि आपने एक क्या कहते हैं तरबूज ले लिया, ठीक है, और आपने क्या किया, एक मेटल की बॉल ले ली। मेटल की बॉल में अगर आप चार्ज दो, अंदर भी दो, तो भी वो सरफेस पे आ जाती है, बाहर आ जाती है। मतलब कंडक्टिंग स्फीयर ऑलवेज ट्रीटेड हॉलो, नॉन कंडक्टिंग विल बी ट्रीटेड एज सॉलिड। ये सारी बारीकी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा हेडलाइन है वो है हॉलो स्फीयर सॉलिड हो सकता है, लेकिन चार्ज सरफेस पे है ओनली। तो सरफेस पे चार्ज है तो फिर हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की बात थोड़ी ना करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात थोड़ी ना करेंगे, हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, क्योंकि चार्ज सरफेस पे है। तो Q डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया 4πr²। जो चार्ज है Q वो 4πr² पे है, तो Q बाई 4πr², इट इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, दैट विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी, यही होता है सिग्मा। और अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जानेंगे वो क्या होता है। उसके दो कहानी बनेंगी उसमें, एक तो इस Q के टर्म में और एक सिग्मा के टर्म में। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपके पास एक हॉलो स्फीयर है, चार्ज केवल सरफेस पे है, या मान लो सॉलिड भी होता है, तब भी ये गॉस लॉ वैलिड होता है। गॉस लॉ की हेल्प से करने जा रहे हैं हम लोग। गॉस लॉ ये कहता है कि अगर हमें फील्ड सरफेस पे निकालनी है या किसी बाहर के पॉइंट पे निकालनी है, फील्ड हमें या एस पे निकालनी है या हमें किसी बाहर के पॉइंट पे निकालनी है, हम इस पूरे के पूरे चार्ज को एज्यूम कर लेते हैं। कहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं? सेंटर पे। ये Q एज्यूम कर लिया गया। और अब अगर हमें सरफेस पे निकालना है तो ये आ जाएगा KQ/r²। पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड निकाल ली मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर बिकॉज ऑफ हॉलो स्फीयर और बिकॉज ऑफ इवन सॉलिड स्फीयर, सरफेस पे सेम एक्सप्रेशन KQ/r²। लेकिन
जब हम हॉलो स्फीयर के लिए बात कर रहे होंगे और क्यू के टर्म में बात कर रहे होंगे, तो चाहे हॉलो की बात कर रहे हों चाहे सॉलिड के लिए बात कर रहे हैं, एक ही बात आएगी। शायद मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूज करा रहा हूँ। के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये अगर फॉर्मूला आप इलेक्ट्रिक फील्ड का याद करते हो, हॉलो के लिए भी वैलिड है, सॉलिड के लिए भी वैलिड है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सॉलिड की और हम बात कर रहे हैं हॉलो की, तो यहाँ पर हॉलो के दरमियान हम इस कहानी को, क्यू वाली कहानी को सिग्मा के टर्म में ले जाएंगे, और सॉलिड स्फीयर अगर होगा तो इसी क्यू वाली कहानी को हम रो के टर्म में ले जाएंगे। आपको अब कुछ समझ आया होगा, क्योंकि हॉलो स्फीयर में जो ये क्यू है ये तो पूरा का पूरा सरफेस में ही है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के टर्म में बात होगी। लेकिन सॉलिड स्फीयर में अगर आप ये क्यू वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, तो जो सारा का सारा चार्ज है वो सरफेस पे नहीं पूरे वॉल्यूम में है, तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के टर्म में बात होगी। ये वाला पार्ट मैं अभी कट कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपना जो प्रश्न है वो यहाँ से है, हालांकि ये इम्पॉर्टेंट है, कर लीजिएगा इसको भी। तो हॉलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो फॉर्मूला पूरी तरह से सही है, दोबारा से लिखा जाएगा, बस इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिखा जाएगा, इन टर्म्स ऑफ रो नहीं। इसी फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ रो लिखा जाएगा इफ़ वी टॉक अबाउट सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को दोबारा से कोशिश करेंगे लिखने का, लेकिन इस बार हम सिग्मा के टर्म में बात करेंगे। तो यहाँ पे के की जगह 1/4πε0 होगा, क्यू की जगह क्या होगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4πr²। ये कहाँ से आया देख लीजिए, यहाँ पर चार्ज पर यूनिट एरिया में अगर एरिया मल्टीप्लाई कर दें तो चार्ज आ जाएगा। यही किया मैंने, चार्ज पर यूनिट एरिया में एरिया मल्टीप्लाई कर दिया तो चार्ज आ गया, डिवाइडेड बाई r²। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बहुत आसान सी स्टोरी आएगी, और ये याद रखने वाली बात है। यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट विल बी द वैल्यू ऑफ सरफेस फील्ड। यहाँ पर आप नोटिस करिए क्या, कि अगर प्रश्न कोई ऐसा कहता कि रेडियस ऑफ स्फीयर डबल कर दी गई, सुनते रहिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है, रेडियस ऑफ स्फीयर डबल कर दी गई, तो बताओ फील्ड सरफेस पे जो होगी वो बदलेगी कि नहीं बदलेगी। आप पूछोगे उल्टा, सर प्रश्न आपका अधूरा है, आपने स्फीयर की, हॉलो स्फीयर की रेडियस डबल करी, मान लिया आपकी मैंने बात, लेकिन चार्ज उतना ही रखा या बदल दिया। अगर क्यू टोटल चार्ज उतना ही रखते हुए रेडियस को डबल कर दिया, ये क्यू को कांस्टेंट रखते हुए आर को डबल कर दिया, तो ये आपका 2 का स्क्वायर, ये 4, ये 1/4 हो जाएगा। ये सही हो जाता, सी ऑप्शन सही हो जाता अगर ये कहते क्या कि कीपिंग द टोटल चार्ज रिमेन सेम। स्फीयर डबल रेडियस के स्फीयर में उतना ही चार्ज दे दिए, और अब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछेगा तो 1/4 आएगी, लेकिन ये नहीं कहा है। कहा है चार्ज डेंसिटी जो ये है वो सेम है। तो आप इस फॉर्मूले से अब आप अप्रोच करें, इससे भी बात बनेगी, लेकिन फिर इससे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, क्योंकि दूसरे वाले केस में जो स्फीयर है वो दूनी रेडियस का है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वही है, तो क्यू कुछ बदल करके आएगा, न्यू चार्ज ऑन दी न्यू या डबली रेडियस स्फीयर हमें निकालना पड़ेगा। तो क्यों हम इतनी मेहनत करें, जब हमने ये फार्मूला बनाया है जो सही है, ये फार्मूला बनाया है ये भी सही है, गलत कोई नहीं है। लेकिन अगर चार्ज सेम कोई कह रहा है, इस फार्मूले को लगा लेंगे तो ज़्यादा जल्दी आंसर आएगा, और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी कोई सेम कह रहा है, हम दूसरे वाले को लगा लेंगे, वहाँ से आंसर आएगा। Sigma by epsilon naught also the formula of the electric field on the surface of hollow sphere, and sigma here not being changed, और r इस फॉर्मूले में कहीं प्रेजेंट नहीं है। So what we can say, electric field will not change, answer will be option A। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लास्ट जो प्रश्न है, लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का क्या है, हेडिंग मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म वर्ड अगर ना भी लिखा हो तो मोस्टली अंडरस्टूड होता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें एक चार्ज का मोशन हो रहा है। पहले थ्योरी में बता दूं, फिर इसके बाद क्वेश्चन पर आ जाऊंगा। ये आपका एक फील्ड लाइन है, ये दूसरा फील्ड लाइन है, जितनी भी यहाँ फील्ड लाइन है सारी पैरेलल हैं, इक्वी डिस्टेंट है, मतलब ये यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है। और यहाँ पर एक चार्ज है, उसका मोशन होगा, क्यों होगा अब ये जानेंगे। देखिए यहाँ पर हमने पॉइंट ओ पर एक चार्ज क्यू एज्यूम किया, पॉइंट ओ पर एक चार्ज क्यू कॉमा एम एज्यूम कर लिया, क्यू उसका चार्ज है, एम उसका मास है। अब चूंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो थ्योरी ये कहती है, मैंने ऊपर आपको बताया कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अ चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, इसी को कूलम फोर्स भी कह सकते हैं, और वो होता है Q इंटू ई के बराबर। फोर्स जो इस O पर लगेगा वो Q इंटू ई के बराबर होगा। अब प्रश्न उठेगा ये लगेगा किधर, तो ये रिलेशन ऐसे अगर याद कर रहे हैं आप तो पूरा वेक्टर में याद कर लो, F बराबर Q देन E वेक्टर, मतलब ये बता रहा है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स भी उधर ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बनाई है तो फोर्स जो होगा वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही होगा। ये आपका आ गया कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, Q इंटू ई। और अब आप बात करें न्यूटन की। न्यूटन ने कहा कि जो F होता है वो ma के बराबर होता है, तो QE जो है वो ma के बराबर हो गया। इससे ये प्रूफ हुआ कि जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी QE बाई m। लोगों को ये याद रहती है डायरेक्ट बात, धीरे धीरे आपको भी याद हो जाएगी प्रैक्टिस करते करते। एक्सेलरेशन ऑन अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई अल्फा ई। अब आपको यहाँ से हो गई होगी कन्फ्यूजन, अल्फ़ा क्या है, ये Q बाई एम को ही मैंने अल्फ़ा लिखा है, मैंने इस Q बाई एम को ही अल्फ़ा लिखा है। दरअसल ये जो अल्फ़ा है इसका नाम होता है, ये होता है स्पेसिफिक चार्ज, आपको आना चाहिए, ये पूछा जाता है। अल्फ़ा ई या QE बाई एम इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इस पर अगर है तो एक्सेलरेशन से क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन की है अगर तो वेलोसिटी चेंज होगी। मतलब यहाँ पर u जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि u हमेशा जीरो ही रहेगा। जिधर को फोर्स लग रहा है, जिधर को एक्सेलरेशन है, उधर को ही इसमें वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो ये जिधर को वेलोसिटी आएगी उसी डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएगा। ये मैंने इसको मोशन करा दिया, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है। और अब बहुत सारे यहाँ पर वैराइटीज ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जा सकती हैं। पूरा जो स्ट्रेट लाइन मोशन वाला आपका 11वीं क्लास का चैप्टर है वो यहाँ पर घुसाया जा सकता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं करेंगे बोर्ड में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे कि एक्सेलेरेशन आपको पता चल ही गया है, बस अब आप ये ध्यान दो कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती हैं इनकी प्रकृति क्या होती है। कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन देख लीजिएगा आप, चाहे v बराबर u प्लस ए टी ले लो, चाहे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले लो, चाहे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as ले लो। स्कूल लेवल पर अगर लोग बात करते हैं तो कहते हैं बस यही 3 इक्वेशन होती हैं, दरअसल और भी इक्वेशन होती हैं। s बराबर u प्लस वी बाई 2 इंटू टी एंड मैनी मोर अदर्स। ये जितनी भी इक्वेशन है आप सब में देख लो एक बात ध्यानपूर्वक कि टोटल 1 2 3 4 कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 लोग हैं जिनके बीच में रिलेशन स्टेबलाइज है। दीज इक्वेशंस आर equations connecting 4 variables, and if 4 variables in equations are connecting, then how can we proceed further? If 3 are known, then we can calculate 4th जो कि अननोन होगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक्सेलेरेशन ये एक हमें नोन हो गया, u इनिशियल वेलोसिटी मोस्टली 0 रहती है, ये नोन हो गई, चलो ठीक। तो अब आपको यहाँ पर एक और बात एग्जाम में बता देगा तो चौथी वाली बात पूछ लेगा। जैसे कि किसी ने अगर आपको s बता दिया तो फिर t पूछ लेगा, किसी ने t बता दिया तो s पूछ लेगा, या किसी ने s बता दिया तो v पूछ लेगा। 3 बातें बता करके चौथी बात पूछ लेगा, और 3 बात में एक बात एक्सेलेरेशन है वो सीधे नहीं बताया। बस इस क्वेश्चन का सारांश ये है, एक्सेलेरेशन जो इसने बताया ये बताया नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी उसकी मदद से आपने निकाला। तो एक्सेलेरेशन इज अ वेरिएबल जो आपने इनडायरेक्टली गिवन था, निकाल लिया। बाकी 2 और कोई चीज़ें एग्जामिनर बता देगा, फिर चौथा वाला पूछ लेगा वो। अब क्वेश्चन पर आ जाइए, थ्योरी तो मैंने पूरी ब्रीफ कर दी। 2 चार्ज पार्टिकल P एंड Q, यहाँ पर एक नहीं 2 हैं, एक ये मान लो एक और मान लो।
सेम चार्ज, सब में चार्ज बराबर है, मास mp एंड mq बराबर है, नहीं मास अलग अलग है, और कह रहे हैं शुरुआत में रेस्ट पे है 0, ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए रिलेट किनको किनको करना पड़ रहा है, डिस्टेंस आया s, ठीक है, और फिर ये टाइम टीपी एंड टाइम को रिलेट करना पड़ रहा है, तो s और t, आपको कुछ हिंट हुआ? एक्सेलेरेशन तो इस वाली इक्वेशन में आपको याद ही रहता है q/m, तो s a t ये तीन लोग आपको अगर दिख गए तो समझ में थोड़ा थोड़ा तो आने लगा होगा ना कि किस इक्वेशन की तरफ हमने जाना पड़ेगा। s दिख गया कि रिलेट करना है, t रिलेट करना है, a रिलेट करना है, s a t ये इक्वेशंस में आने चाहिए, तो कौन सी इक्वेशन हमें मदद करेगी? ये वाली, तो यही वाली हम यहाँ पर लगाएंगे। दरअसल u भी तो नोन है ना, मैंने बोला था 4 लोग नोन होने चाहिए, तो u 0 है यहाँ पे, क्योंकि कहा है प्रश्न में चाहे कोई सा भी पार्टिकुलर शुरुआत में वो रेस्ट में है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये 0 हो गया तो s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू रखो हाफ, देन a याद कर लेना हो सके तो q/m होता है, और अब हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट, और जो जो कांस्टेंट है उसे डिलीट कर देंगे। इक्वल डिस्टेंस ये कांस्टेंट में हो गया, ये कांस्टेंट में हो गया, सेम चार्ज q ये कांस्टेंट हो गया, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ओनली 2 ही चीज़ें तो रह जा रही हैं, कौन कौन सी 2 चीज़ें रह जा रही हैं? t² और m, बाकी सब कांस्टेंट है, तो t²/m ये कांस्टेंट हो गया, जो अगर हम कहें t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो गया, या t अगर हम कहें तो प्रोपोर्शनल टू √m हो गया, यानी कि अगर हम TP/TQ कहें तो रूट में ये MP/MQ के बराबर आ गया, दिख गया होगा आपको। फाइनली सी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, √MP/MQ। ये चैप्टर आपका 2024 के क्वेश्चन के पॉइंट से अगर कहें तो ख़त्म हो गया है। थ्योरी, क्वेश्चन, एवरीथिंग इज कवर्ड। तो अगले वाले हम सेशन में जब मिलेंगे तो क्या रहेगा चैप्टर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तब तक के लिए थोड़ा खुद से भी आप पढ़ाई करते रहें, सारे सब्जेक्ट में बैलेंस बना के चलें, और मूल बात थोड़ा हेल्थ, माहौल, तबीयत ध्यान रखें। लास्ट मोमेंट में बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब होती है।